ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा गया, फिर उसके बाद नोट किया गया। अब यहाँ पर सीडीपी में पूछा गया है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का ये मतलब था कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था से संबंधित है। जो विकास की अवस्थाएं है ना, तो उसमें से ये किशोरावस्था से संबंधित है। और आपको यहाँ पर बता दें किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। ये सारे हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। और इसे संघर्ष, तनाव, आंधी और तूफान की उलझन की अवस्था कहा जाता है। और ये एक बहुत ही फेमस कथन है, किसका है? स्टैनले हॉल का है। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसी अवस्था में बच्चे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा स्कीमा से रिलेटेड। स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्कीमा के बारे में किसने बताया था? स्कीमा के बारे में बताया है जीन पियाजे ने। पता है ना आपको? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? आप सभी को कई बार बताया जा चुका है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। और उसके बाद दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। और फिर आगे आपकी आ जाती है कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। फिर उसके बाद से आपकी चौथी अवस्था आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक चलती है। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम बात करते हैं। स्कीमा से रिलेटेड पूछा गया था। स्कीमा क्या है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, स्कीमा क्या है? विकल्प में दिया था स्कीमा जो है, ये स्कीमा एक्टिविटीज़ मतलब शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होता है। शरीर के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं होती स्कीमा होती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती हैं वो स्कीमा में गिनी जाती हैं। एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे छोटा बच्चा किसी गेंद को पकड़ता है, आइसक्रीम को चूसता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्कीमा में। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अहंग केंद्रित अवस्था। अहंग केंद्रित अवस्था किससे संबंधित है? ये भी पियाजे से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अहंग केंद्रित अवस्था संबंधित है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अभी आपको मैंने बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, और ये क्रिया, ये जो मतलब अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ना, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी में होता है अहंग संकेंद्रित अवस्था, ईगो सेंट्रिज्म होती है। जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है, तो ये होती है अहंग केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। इसी में एक लक्षण और आता है, जीववाद का आता है, एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, उसे कहते हैं। अब ये 2 से 7 वर्ष की जीन पियाजे ने इसे दिया था, ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था वाइगोस्की और पियाजे में, ये सब उसी विकल्प में था या फिर अलग क्वेश्चन में था? ये देखिए, वाइगोस्की और पियाजे में अंतर था। वाइगोस्की और पियाजे में कुछ अंतर ऐसे पूछा गया था कि मतलब इनका सिद्धांत इससे रिलेटेड है और इनका सिद्धांत किससे रिलेटेड है, इन दोनों में मतलब जो कथन सही है उसको चुनना है, ऐसा था। अब यहाँ पर आप ये देखते रहिए, जो जीन वाइगोस्की हैं और पियाजे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए वाइगोत्स्की का क्या मानना है। वाइगोत्स्की इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहले तो हम आपको ये बताते चले, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इन्होंने, पियाजे ने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए इनका सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, इंट्रैक्शन करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, ये वाइगोस्की का मानना है। और साथ ही साथ में पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है। क्या होता है? पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। अब बात समझ आई? ये अंतर है और इसी तरीके से आपको विकल्प चुनना था। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत ये किसका है? ये प्रतिदर्श सिद्धांत है, बिल्कुल सही है, थॉमसन का है। प्रतिदर्श सिद्धांत ये है सैम्पलिंग थ्योरी, और ये है किससे रिलेटेड है? बुद्धि से रिलेटेड है। इसका प्रतिपादन किसने किया है? थॉमसन ने किया है। और ये इस बात पर तर्क देता है कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार है अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन इन स्वतंत्र योग्यताओं
का क्षेत्र जो होता है लिमिटेड होता है। ये प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, पूछा गया है मतलब उसी में 3-4 विकल्प दिए होते हैं। तो 110 से लेकर के 119 उच्च सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है ये। और पराहम किससे रिलेटेड है, मतलब पराहम जो शब्द प्रयोग किया किसने किया है, फ्रायड ने किया है, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। अच्छा, पराहम में क्या होता है, यानी कि सुपर ईगो में एक तरीके से होती है ना, अंतरात्मा की आवाज़ की तरह होती है, जो हमेशा ये आपको याद दिलाती रहती है कि नहीं बच्चा ये गलत है, ये गलत काम है, ये सही काम है। ठीक है, तो मतलब नैतिकता, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का ये विकास करती, सही मार्ग पर ले जाने वाला काम। सही मार्ग वो जो आध्यात्मिक तरीके वाला होता है, जो जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने समझ करके लिखने की पूरी कोशिश करी है कि क्या ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको ये मिला, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हाँ ये सब दे करके ये मतलब ऐसे पूछा था। आगमन, ये फिर है तो आगमन विधि आपकी। देखिए ये ऐसे पूछा था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चल रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रहे हैं। तो ये कैसी विधि है, छात्र केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है, क्या है, कैसे है। तो ये देखिए सबसे पहले तो इस ट्रिक की तरफ हम चले कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सब किस विधि के अंतर्गत है। तो ये सभी किस विधि के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है, ये सभी है आगमन विधि के अंतर्गत है। ठीक है, तो आगमन विधि कैसी विधि होती है, ये शिक्षण विधि जो होती है छात्र केंद्रित विधि होती है। तो हम विकल्प छात्र केंद्रित विधि की तरफ बढ़ेंगे कि जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और इस आगमन विधि के जनक जो हैं प्रतिपादक अरस्तु हैं। और इस विधि में क्या होता है, सीधे अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का मतलब को आधार बना करके नियम निकाले जाते हैं। तो ये होगी छात्र केंद्रित विधि। इस तरीके से हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे है आरटीई के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे की जाए। इनकी शिक्षा व्यवस्था इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये पढ़ेंगे। समावेशी एक ही छत के नीचे इनको भी जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। अच्छा, अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है संरचनात्मक रूप से अधिगम क्या है। संरचनात्मक रूप से जो अधिगम है ये सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। आगे यहाँ पर देखेंगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं। जिसे चावल के घोल में रंगते हैं, ये जिसे चावल के घोल में रंग डाल करके बनाया जाता है, ये मधुबनी से रिलेटेड है। मधुबनी चित्रकला है ये। मधुबनी बिहार से संबंधित है ना, बिहार का एक जिला मधुबनी, वहाँ से संबंधित है ये। और इसमें जानवरों वगैरह के चित्र बनाए जाते हैं और आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, घर जो हैं पत्थर के बने होते हैं। इनके जो घर होते हैं पत्थर के बने होते हैं, छत और जो फर्श है लकड़ी की बनी होती है। ये ऐसे घर कहाँ पे बने होते हैं, लद्दाख में बने होते हैं। और लद्दाख जो है ये भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पोचमपल्ली कहाँ से रिलेटेड है। पोचमपल्ली ये है आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली में ही अभी ये नल्ला मड़ा ये भी आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बुनाई की जाती है। यहाँ पर जो इनका पेशा होता है, मतलब ये पोचमपल्ली वालों का ये बुनकर होते हैं। इनकी बुनाई को ही पोचमपल्ली या कलमकारी कहा जाता है। तो ये सभी विकल्प में थे। ठीक है, तो पूरा मिला करके ये रिलेट किया गया था आंध्र प्रदेश से कि इसके बारे में कौन सा कथन सही, कूट से मिलान करिए। बात समझ आ रही है, ये है। अच्छा, 17 घंटे उल्टे लटक करके सोने वाला जीव कौन सा है, स्लाथ है। 6 गुना हमसे बेहतर कौन देख पाता है, तो 6 गुना हमसे बेहतर बाघ देख पाता है। और इसमें बाघ में कुछ 2-4 विकल्प भी थे, वही मुझे इनके कंपन को भांप लेती हैं। अगला ये था, कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाने वाला। कांटों में मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो ये है फाख्ता। ठीक है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है
विकल्प ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। इन्होंने ये स्वीकार कर लिया, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, ये इनकी निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता का अर्थ होता है हताश हो जाना, विवश हो जाना, बेबस हो जाना, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी झलकने लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि क्या परामर्श दिया जा सकता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ठीक है, यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे और उनकी हर संभव सहायता मांगे, जिससे कि शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान हो सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है अंतर्दृष्टि। विकल्प आपका ए सही होता है। समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती, बल्कि अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में सहायक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? दोनों कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच में जो होगा, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, विकासात्मक उन्नतिशील समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है विकास करने में। अगला प्रश्न हमारा है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति जो अचीवमेंट है उसको प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए। विकल्प ए सही होता है। ठीक है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। इसलिए परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिससे कि उसका अचीवमेंट एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं रह गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह रहा 4 विकल्प आप सभी के सामने। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसके निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यह प्रक्रिया विद्यालय में अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? विकल्प आपका सी से होता है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्ल होते हैं। ठीक है, ये सबसे कम प्रेरक होगा, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, मैस्लो। अब्राहम मैस्लो सिद्धांत के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। विकल्प आपका बी सही होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहयोग देना। ठीक है, कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहयोग देना। कक्षा में बच्चे बिना किसी डर के अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व विद्यार्थी, इससे रिलेटेड कौन सा विकल्प आपका सही होगा? जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं बुद्धिमान होने के साथ साथ मैच्योर होते हैं, तो अपने मैच्योरिटी का मतलब होता नहीं है कि ये इंसान बड़ा ही मैच्योर था, तो वो सभी द्वंद्व को, सारी कंडीशंस को वो संभाल लेता है। तो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान ये कर लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्ला करके व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, क्योंकि मानव विकास आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। और आपको बताते चलते हैं, केरल के उत्तर में है कर्नाटक, जबकि ये दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु है, और केरल के पश्चिम में अरब सागर का समुद्री तट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? विकल्प आपका ए सही होता है, गोवा है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ना, आप चाहे जितने शिफ्ट में जाएं, चाहे जितनी डेट में जाएं, हर एग्जाम में आपका ये पूछा ही जाएगा। पूरा एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते जाते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है गोवा। गोवा राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछलियों को खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बस एक ही शिफ्ट में नहीं आ गया, एक ही एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हमेशा ये पूछा ही जाता रहता है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन आपको बताना है चुन करके। देखिए, मधुबनी जो कला है, चित्रकला, यहाँ पर आप देखिए विकल्प आपका कौन सा सही, पहले ध्यान से देखिए चारों विकल्प। तो विकल्प यहाँ पर सबसे पहले डी सही हो जाता है, ए, बी और सी है। सबसे इंपॉर्टेंट, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, बिल्कुल ये गलत है। और इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, ये सब दिखाया जाता है। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम के स्थान पर पड़ा है। और विकल्प यहाँ पर आपका डी, ये राजस्थान का नहीं है। मधुबनी ये जो है कहाँ का है, बिहार का प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, चलिए। और 1972 में दरभंगा जिले को काट करके इस जिले का निर्माण किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, तीनों कथन सही है, विकल्प आपका डी सही होता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है। ये पक्षी कौन सा हो सकता है? शकरखोरा है, कलचड़ी है, कौवा, फाख्ता। तो कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होता है, कौवा है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, जिससे उसके अंडे
शिकारियों से सुरक्षित रह सके। और ये जो घोंसला होता है 10 से लेकर के 70 फीट जमीन के ऊपर पेड़ की डाल पर होता है। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, पोचमपल्ली एक गांव है। ये गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेनली आपको बताना है पोचमपल्ली किसका भाग है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, आंध्र प्रदेश। आपने एनसीईआरटी, मैंने एक वीडियो अपलोड किया ईवीएस से रिलेटेड, उसमें सारे क्वेश्चन अगर आप सच में एक बार वीडियो देख लेते हैं, आप 30 में से 30 गेन करके आएंगे। उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर के आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पोचमपल्ली गाँव ये सिल्क के कपड़े के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, और ये आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में ये स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, या फिर शिक्षार्थियों को केवल दिखाना, नाम याद करने के लिए कहना, या फिर टेलीविजन पर देखना और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए करना, या फिर सबसे बेटर है खेल खिला देना। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, खेल खिलाना। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? कौन सा रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो यहाँ पर शब्दावली की परिभाषा व्याख्या करना, अवलोकन को दर्ज करना। अरे विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है। विकल्प डी, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन हेतु जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना ये समुचित कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, या फिल इन द ब्लैंक में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। ये जो है कक्षा कक्ष में अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। देखिए, जीव जंतुओं को पढ़ाने के बाद वो चिड़ियाघर का भ्रमण कराने के लिए जाती है, तो ये सब हो जाएगा ना कि जो कक्षा कक्ष में पढ़ाया गया है उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ा जा रहा है, मतलब उसको दिखाने भी लेके जा रही है, तो रियलिटी में भी वो चीज़ें हैं जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ी गई, तो इससे बच्चा बहुत ही जल्दी सीख पाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ये पूरे लक्षण किसके हैं? मियादी बुखार के, अतिसार, हैजा या फिर मलेरिया? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, ये सब मलेरिया के लक्षण है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के कांटे से होता है। और मलेरिया के उपचार में देखिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। क्लोरोक्विन एक औषधि है, ये पूछी जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, किस लिए? विकल्प हमारा बी से होता है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? विकल्प यहाँ पर आपका रुचि का विकास करना है, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता
ये नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि विषय में रुचि उत्पन्न करना है, शिक्षार्थियों को आनंद की अनुभूति हो, जो कल्पनाशीलता है ये सभी, इन सभी का विकास हो, इसलिए शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है। विकल्प आपका सी से हो जाता है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं है, अपितु भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना है। ठीक है, निगरानी करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, विकल्प यहाँ पर आपका सी से हो जाता है बच्चे की भाषा ही पूंजी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है और बच्चे का ज़्यादा समय अपने परिवार के बीच बीतता है और वह उसके लिए एकदम से ग्राह्य बन जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने में विस्तार देना होता है। गृह कार्य देने से बच्चों को स्कूल के अलावा घर पर भी भाषागत अभ्यास हो जाता है और इससे भाषा सीखने में उन्हें हेल्प मिलती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, विकल्प ए से होता आंशिक रूप से होता है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और त्रुटियों से बच्चों की मानसिक स्थिति भी स्पष्ट होती है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। आप किसे सर्वोपरि मानते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। प्रारंभिक शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कला की सबसे की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा बच्चा बोलने में त्रुटियां करेगा और शिक्षक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्या नहीं है। विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर भी, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। कहानी सुनकर के शब्दशः दोहराना बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का मतलब नहीं है, बल्कि मौलिक विचारों को व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए वाद विवाद में बेझिझक होकर के बोलना, अपनी कल्पनाओं को की मौखिक अभिव्यक्ति देना, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि, क्या जरूरी है। भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है। भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि भाषा स्वयं शिक्षक
स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, जिससे बच्चे प्रेरित होकर के विभिन्न भाषाई कौशलों में एक्सपर्ट हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का मतलब क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, आपको बताना है यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना इसका मतलब होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित कौशल है जो अधिगम में अभ्यास के नियम द्वारा अधिकाधिक विकसित किया जा सकता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करना, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का व्याकरण जानना, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। देखिए, मुख्य जिम्मेदारी ये होती है कि आप बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करें, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं और विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करें। ठीक है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा प्रयोग की क्षमता द्वारा कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग की क्षमता द्वारा अध्यापक प्रत्येक छात्र की क्षमता और भाषा की जानकारी का आकलन कर सकता है, जबकि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और व्याकरण की जानकारी छात्र में भाषा के वस्तुनिष्ठ ज्ञान परीक्षण के लिए सहायक अंग है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये विचार किसका हो सकता है? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार किसका हो सकता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, वाइगोत्स्की महोदय का, समाज वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करते समय विद्यार्थी जो भाषिक नियम है इनको स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। एक बार भाषा के नियमों को कंठस्थ कर लेने के बाद छात्र या छात्रा उसका प्रयोग लिखित और मौखिक रूप से करते हैं। भाषा के नियम यानी कि व्याकरण भाषा को परिमार्जित बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः किससे ग्रस्त है? विकल्प आपका सी से होता है, डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। यदि कोई विद्यार्थी सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है तो वो विद्यार्थी संभवतः डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है क्या? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। भाषा जो है विचार विनिमय का माध्यम है जिसमें दो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है, अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है
अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना है और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। भाषा जो ये मतलब सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो हिंदी भाषी क्षेत्र में देवनागरी लिपि के वर्णों की पहचान के साथ गणित के अंकों और रोमन वर्णों की पहचान ना कराई जाती। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आप सभी के लिए, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग किया मतलब अवलोकन जो होता है लैंगिक भेदभाव स्थापित करेगा। और औपचारिक रूप से अगर कोई अवलोकन किया जा रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, और नियमित रूप से किया जा रहा है तो इसमें समयांतराल की संभावना होने से ये दोषपूर्ण हो सकती है। तो इसलिए प्रतिदिन विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उसे क्या है, उसमें क्या है ऐसा? विकल्प आपका डी सी हो जाता है, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। देखिए अभ्यास करवाएंगे तो अभ्यास से इसका अधिगम प्रभावी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक जो है वो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी वीडियोग्राफी है ये, और बाकी सब कम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, यथाशीघ्र शब्द का समास आपको बताना है। यथाशीघ्र शब्द का समास, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, अव्ययी भाव है। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। यथाशीघ्र का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? अमूल्य शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम या क्रिया है? तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, विशेषण है। इस वाक्य में अमूल जो शब्द है वो विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। और ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, हवा धीरे धीरे बह रही है। हवा कैसे बह रही है? धीरे धीरे बह रही है। यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करती है ये बात? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है। ये इससे रिलेटेड है कि मतलब वो बोल तो वो लेता है सब, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे विदेशी होते हैं, बोलते तो हैं, वो हमारी समझ में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या काम करती हैं? विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, क्योंकि कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास करवाती हैं, और इनके माध्यम से ही अमूर्त चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है?
भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके और साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना फिल इन द ब्लैंक से संभव है। पोर्टफोलियो। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। भाषा की पाठ्यपुस्तकें। विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है साधन है। किसका साधन है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें साध्य नहीं अपितु एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कहा जाए कि ये पुस्तकें एकमात्र संसाधन है तो ये ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से साहित्य की भावना का भी विकास इसमें होता है। सीखने में ये मददगार साबित होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल से लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर नहीं, बस अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसके साथ में बहुत ही आसान सा भी है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है। यह संभवतः किससे ग्रसित है। फिल इन द ब्लैंक होगा, किससे ग्रसित है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पैक्जिया, डिसलैक्सिया जो भी है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सही जवाब देना है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।